मलेशिया के घने जंगलों में एक गोरा आदमी धीरे धीरे आदिवासी लड़की का आवरण हटा देता है। एक रात के बाद वह महिला उपनिवेशवादी की शब्दकोश प्रेमिका बन जाती है। 20वीं सदी के 80 के दशक में ब्रिटिश उपनिवेशों में एक ऐसी अलिखित परंपरा थी कि नए ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय भाषा जल्दी सिखाने के लिए आदिवासियों में से एक युवा और सुंदर लड़की को चुना जाता था, जो नए अधिकारी के साथ रहती थी। वह न केवल उसकी देखभाल करती थी बल्कि कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी पूरा करती थी, जब तक कि वह पूरी तरह से आदिवासी भाषा नहीं सीख लेता। और चुनी गई लड़की को डिक्शनरी प्रेमिका कहा जाता था। वे अधिकारी से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन जीवन में लगभग पत्नी जैसी ही होती थी। युवा जैक अपनी सारी विद्या लेकर दूर मलेशिया के सरवाक आया, यह आशा करते हुए कि वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा सके, वहाँ स्कूल बना सके और मूल निवासियों को शिक्षित कर सके। पिता के घनिष्ठ मित्र और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हेनरी की व्यवस्था के तहत जैक को जंगल के अंदर एक घास फूस के घर में ठहराया गया। यहाँ आने के पहले दिन ही उसने आम लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को गहराई से महसूस किया। मुखिया ने सभी के साथ मिलकर उसके लिए एक भव्य स्वागत रात्रि भोज का आयोजन किया। एक युवा सुंदर लड़की चावल की शराब की एक थाली लेकर आई। जैक अपने काम के पहले दिन ही नशे में धुत नहीं होना चाहता था। वह मना करना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि यह स्थानीय रिवाज है, इसलिए उसे चावल की शराब को एक ही बार में पीना पड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने उस लड़की को देखा जिसने चावल की शराब लाई थी। उसकी कोमल आंखें और कांस्य रंग का सुंदर चेहरा, जिसने तुरंत जैक का दिल जीत लिया। चावल की शराब के प्रभाव में वह धीरे धीरे आदिवासी समुदाय की गर्मजोशी और जंगलीपन में घुलने मिलने लगा। अगले गीत और नृत्य प्रदर्शन में उसने फिर से उस सपनों की लड़की को देखा जो उसके सामने परी की तरह नृत्य कर रही थी। एक पल के लिए उसका पूरा दिल धड़कने लगा, जैसे कोई हिरण दौड़ रहा हो, और वह इतनी घबराहट में आ गया कि उसने एक बड़ा कटोरा चावल की शराब पी ली। अनजाने में नशा चढ़ने लगा और वह लड़की के सुंदर नृत्य में सो गया। अगले दिन सुबह हेनरी ने उसे एक काम सौंपा। मूल रूप से ब्रिटिश लोगों ने उपनिवेश की खदानों की खुदाई को सीमित कर दिया था, लेकिन कुछ वियतनामी खनिकों ने सीमाओं को पार कर लिया। हेनरी ने उससे उन वियतनामी खनिकों के सिर लाने के लिए कहा। तुमने कहा उनके सिर? हो हाँ, उसने उन्हें काट दिया। जब जैक अपनी जल्दबाजी में की गई हत्या से स्तब्ध था, तो मुखिया जूली को लेकर उनके पास आया। हेनरी ने जैक से कहा कि जूली को अपनी शब्दकोश प्रेमिका के रूप में उसे सौंप दिया जाए। नए नए आए जैक को शब्दकोश प्रेमिका का अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए हेनरी ने उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक विनम्रता के कारण जैक फिर भी नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। जैक वहीं खड़ा रह गया, इस अजीबोगरीब रिवाज से पूरी तरह से हैरान। और जो उसे और भी आश्चर्यचकित कर गया वह यह था कि जूली ने पहले ही 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मना कर दिया था। इस बार उसने खुद जैक को चुना था, क्योंकि जूली की माँ भी एक बार डिक्शनरी प्रेमिका रह चुकी थी, इसलिए वह न केवल स्थानीय भाषा बोल सकती थी बल्कि अंग्रेजी में भी बहुत निपुण थी। सामने आई इस सुंदरता को देखकर जैक का मन तो ललचाया, लेकिन यह उसके बचपन से मिली शिक्षा के बिल्कुल विपरीत था। उसने फिर भी आदिवासियों की सद्भावना को ठुकराने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह स्थानीय निवासियों के प्रति सम्मान होगा, लेकिन इससे पूरे कबीले को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि यह कबीले में उपनिवेश के बाद से एक परंपरा बन गई थी जिसे कभी किसी ने अस्वीकार नहीं किया था। फायदे और नुकसान को तौलने के बाद जैक को केवल भाषा और जीवन में मदद के लिए जूली को शब्दकोश प्रेमिका के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इस तरह जूली जैक के घास फूस के घर में रहने लगी। उनके रहने के कमरे को केवल एक बांस के पर्दे से अलग किया गया था, यहाँ तक कि एक दूसरे की हल्की सांसें भी साफ सुनी जा सकती थीं। अगले दिन छोटे लोग जैक के आदेश का पालन करते हुए वियतनामी लोगों के सिर लेकर आए। जैक ने केवल प्रतीकात्मक रूप से एक नजर डाली और हेनरी को रिपोर्ट करने की तैयारी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे आदिवासियों ने मूर्ख बनाया था। देखकर कि सभी जैक का मजाक उड़ा रहे हैं, जूली को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने थैला खोला और पाया कि उसमें बंदरों के सिर हैं। बंदर के सिर? असल में छोटे ने लंबे समय से जूली को पसंद किया था, लेकिन जूली जैक की डिक्शनरी प्रेमिका बन गई। ईर्ष्या के कारण छोटे ने जैक को मूर्ख बनाया, लेकिन उपनिवेशवादी जैक कैसे इस अपमान को सहन करेगा। उसने छोटे को आदेश दिया कि वह कल वियतनामी व्यक्ति का सिर लेकर आए, अन्यथा आदिवासियों द्वारा पाले गए सुअरों को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इस कमजोर तरीके से आदिवासी नहीं डरे, बल्कि हंसी और भी बढ़ गई। जैक गुस्से में था। घर के रसोइया बूढ़े फेई ने जानबूझकर परेशानी बढ़ाई। वह अपने घर से एक भांजा लेकर आया। वह अंग्रेजी स्कूल से आया है, अब इसके लिए बहुत बूढ़ा है। यह सुनकर जैक को आखिरकार सामने वाले का मतलब समझ में आया और उसके दिल में अचानक एक घृणा की लहर उठी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी समझी हुई ईमानदारी और सज्जनता को सबने गलत समझ लिया। सोचता है कि वह एक विकृत है। गुस्से में उसने जूली के साथ तीखी बहस की और धमकी दी कि वह जूली की शब्दकोश प्रेमिका की पहचान को समाप्त कर देगा। जूली केवल दुखी होकर चली गई। अगले दिन जैक ने पाया कि जूली नहीं गई थी, बल्कि घर के दरवाजे के पास शेड में रात बिताई थी। जैक ने उसे जनजाति में वापस जाने के लिए कहा। फिर उस पर हंसेंगे, ये कहेंगे उसने तुम्हें चुना लेकिन तुम्हारे पास वह नहीं है। इस समय तक जैक को आखिरकार समझ में आया कि यहाँ के लोग और चीजें उसकी अब तक की समझ से बहुत अलग हैं। शायद केवल इसमें शामिल होकर ही वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। उसने जूली से ईमानदारी से माफी मांगी, ये समझाते हुए कि उसके साथ न रहने का कारण यह नहीं था कि वह अच्छी नहीं दिखती, बल्कि सम्मान और अपनी आस्था के कारण था, और उसने पहले के संबंध को बहाल करने की उम्मीद जताई। जूली उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और रुक गई। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि जो जैक हमेशा से सोफे के मूल निवासियों को सभ्य बनाना चाहता था, वही धीरे धीरे मूल निवासियों द्वारा प्रभावित हो रहा था। रात में जैक जूली से विदेशी भाषा सीखता था और जूली के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे स्थानीय भाषा की एक सामान्य समझ प्राप्त कर ली। जूली से उसे यह भी पता चला कि उसके पिता भी जैक की तरह ब्रिटेन से यहाँ शासन करने आए एक अधिकारी थे, जो उसके 4 साल की उम्र में ब्रिटेन लौट गए और फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। केवल एक चीज जो बची थी वह थी मेज पर रखी परियों की कहानी की किताब, लेकिन वह किताब में लिखी अंग्रेजी नहीं समझ सकती थी, इसलिए जैक ने उसे किताब में अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी सिखाई। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, एक दूसरे को देखने का नजरिया धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जूली ने जो दोंजेके की गर्दन को छूते हुए स्थानीय भाषा में गर्दन का उच्चारण बताया, उनके चारों ओर एक अजीब सी रोमांटिक भावना फैल गई। अंततः वे एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छा को रोक नहीं सके और एक दूसरे को गर्मजोशी से चूम लिया। कुछ समय की निकटता के बाद जूली उठकर जाने की तैयारी करने लगी। जैक समझ नहीं पाया। एक पल पहले तक जोश से भरी हुई थी, अगले ही पल जाने की बात कह दी। तुम हमेशा क्यों जाते हो? सोने की डिक्शनरी ये सही है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इबान के लिए अगर एक पुरुष और एक महिला लगातार 5 रातें एक साथ जागते हैं तो वे सगाई कर लेते हैं। तुम्हें वो नहीं चाहिए है ना?
जूली की बातों ने जैक को निरुत्तर कर दिया। अगले दिन हेनरी की बेटी एना छुट्टियां मनाने के लिए जनजाति में आई। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक है और उसका मुख्य विषय मानव समाजशास्त्र था। उसकी स्नातक थीसिस आम लोगों के जीवन जीने के तरीके पर थी, जिसमें शब्दकोश प्रेमी से संबंधित रीति रिवाजों का भी उल्लेख था। कोई मानता है कि शब्दकोश प्रेमी के साथ भावनाएं नहीं जुड़नी चाहिए। केवल जैक का दृष्टिकोण सबके विपरीत है। वह सोचता है कि स्थानीय आदिवासियों को भी सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, लेकिन हेनरी उसे बताता है कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार शब्दकोश प्रेमी के साथ भावनाएं जुड़ गई तो यह उनके स्थानीय शासन को प्रभावित करेगा। कुछ बहस के बाद वे असंतोष के साथ अलग हो जाते हैं। जैक जल्द से जल्द जूली के पास जाने के लिए उत्सुक है। शायद केवल वहीं उसे कुछ पल की शांति मिल सकती है। जूली की मदद से जैक ने धीरे धीरे स्थानीय भाषा सीख ली और वह प्रबंधक की भूमिका निभाने में सक्षम हो गया। कुछ स्थानीय संघर्षों को हल करने लगा। दो परिवारों के बीच भूमि के विभाजन को लेकर विवाद हुआ। जैक ने स्थानीय भाषा में एक समाधान प्रस्तुत किया, जो था कि दोनों परिवार रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित करें। यह तरीका देखने में भले ही जल्दबाजी का लगे, लेकिन वास्तव में यह बहुत जल्दबाजी का था। फिर भी स्थानीय आदिवासियों द्वारा इसे बहुत सराहा गया। हारने वाला पक्ष फिर कभी आपत्ति नहीं करता। जब जैक अपनी समझदारी भरे निर्णय से संतुष्ट था, उसने पीछे मुड़कर देखा कि एना जूली की तस्वीर लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके आदेश देने के लहजे से जूली को बेहद नापसंद था। फिर भी उसे उपनिवेशवादियों की इच्छा का पालन करना पड़ा। उसने उम्मीद भरी नजरों से जैक की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह एना की हरकत को रोक सके। तभी हेनरी ने अचानक एक अप्रत्याशित स्थिति देखी और जैक को बुला लिया। मूल रूप से उपनिवेश के ऊपर की जनजाति में किसी की बीमारी से मृत्यु हो गई और शव नदी के साथ बहकर यहाँ आ गया। ऐसा लगता है जैसे महामारी फैली हो। बात की खबरों ने भी पुष्टि की कि अन्य लोग भी बीमार हैं। स्थिति को समझने के लिए जैक ने उस जनजाति में जाकर जांच करने का निर्णय लिया। जाने से पहले हेनरी की पत्नी ने उसे ढूंढ लिया। असल में वह अपनी बेटी की शादी जैक से करना चाहती थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि वह खतरा उठाए, और उसने वादा किया कि अगर जैक मान जाता है तो वह उसे जनजाति में स्कूल बनाने की उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करेगी। हालांकि शर्तें बहुत लुभावनी थी, लेकिन अन्ना के प्रति कोई भावना न होने के कारण जैक ने सहमति नहीं दी। घर लौटने पर उसने पाया कि जूली गुस्से में थी। आज जैक ने अन्ना को फोटो खींचने से नहीं रोक पाने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन जूली ने उसे माफ नहीं किया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह अंग्रेज अपने ही लोगों के सामने उसके प्रति कितना उदासीन है। आधा मेरा खून अंग्रेजी है। ये आपके राजा और रानी से अधिक है, लेकिन आपके लिए यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं ईबान बन जाऊंगा। रूमी अगर जरूरी हो, लेकिन और कुछ नहीं। हालांकि जैक ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन जूली की बातों का वह खंडन नहीं कर सका और दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी। अगले दिन जैक लोगों को लेकर ऊपरी इलाके के जनजाति की ओर गया। रास्ते में हर जगह बीमारी से मरे हुए मूल निवासी दिखाई दिए। जैक को एहसास हुआ कि स्थिति शायद उसकी अपेक्षा से भी अधिक गंभीर है। जब वे जनजाति में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरी जनजाति लगभग गिर चुकी है। अधिकांश लोग बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन वे आश्चर्यचकित थे कि जनजाति में अनाज की कोई कमी नहीं थी और बीमार लोगों का हाल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हों। तभी एक गोली की आवाज आसमान में गूंज उठी। सौभाग्य से छोटे बने समय पर देखा और जैक को धक्का देकर गिरा दिया। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जैक पर गोली चलाने वाला भी एक गोरा व्यक्ति था, जिससे जैक को लगा कि मामला इतना सरल नहीं है। उसने छोटे पे को गोली चलाने वाले की दिशा में पीछा करने के लिए कहा, लेकिन अचानक एक समूह 10 लोगों को पहाड़ को विस्फोट करते हुए पाया। जैक ने आसपास बिखरे खनिजों को उठाकर देखा तो वह उच्च शुद्धता की चांदी की खान थी। जब वो वापस जनजाति में लौटा तो पाया कि जूली भी बीमार हो गई थी। जैक ने पाया कि जूली भी बीमार होकर गिर गई। जैक पूरी तरह से घबरा गया और चांदी की खान की बात छोड़कर जूली को एक रात आराम करने दिया और जल्दी से इलाज के लिए वापस जाने की तैयारी की। अगले दिन जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि वे आदिवासियों से घिरे हुए थे। असल में उन 10 लोगों ने आदिवासियों को बताया था कि जैक और उनके आने के कारण ही जनजाति पर आपदा आई। सौभाग्य से जूली उनकी भाषा बोल सकती थी, जिससे उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और कोई जल्दबाजी नहीं की। जूली ने चावल निकालकर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन जैक को अचानक याद आया कि स्थानीय आदिवासी चावल नहीं उगाते हैं। अंततः उसे समझ में आया कि चावल 10 लोगों ने दिया था, जिन्होंने चावल में जहर मिलाया था ताकि खदान के आसपास की जनजातियों को साफ किया जा सके और इस तरह चांदी की खदान पर कब्जा किया जा सके। खदान के 10 लोग अभी तक नहीं जानते थे कि खतरा आने वाला है। वे आराम से सिगरेट पी रहे थे। अचानक एक जहरीला तीर उनके शरीर में आ लगा। अज्ञात दुश्मन का सामना करते हुए भले ही उनके पास हथियार थे, उनका कोई उपयोग नहीं था। पलक झपकते ही उन्हें आदिवासियों ने पूरी तरह से मार डाला। जीवन और मृत्यु की परीक्षा के बाद जैक की जूली के प्रति भावनाएं और भी मजबूत और गहरी हो गईं। लेकिन जूली की पहचान उन्हें हमेशा के लिए साथ रहने की अनुमति नहीं देती। उसने जैक से पूछा कि वे भागकर कहां जाएंगे, लेकिन जैक ने भागने की कोई तैयारी नहीं की थी। वह मासूमियत से सोचता था कि वह सब कुछ बदल सकता है और जूली से वादा किया कि वह हेनरी को मनाएगा और उनकी शादी के लिए राजी करेगा। लेकिन जैसे ही वह वापस जेल पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची थी। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी उपनिवेश की महिलाओं से विवाह की अनुमति नहीं देती और वह इस विचार के साथ पहला व्यक्ति नहीं है। वर्षों पहले हेनरी भी उसकी तरह एक स्थानीय लड़की को पसंद करता था, लेकिन अंततः उसकी जिद के कारण एक त्रासदी हुई। न केवल चाची दुख के साथ गुजर गई, बल्कि उनकी बेटी भी कभी पहचान नहीं सकी। उसने जैक को चेतावनी दी कि वह उसी रास्ते पर न चले, यहाँ तक कि हत्या के आरोप में जैक को धमकाया। और इसके साथ उसी समय जूली की स्थिति भी लगभग संघर्षपूर्ण थी। उसे सरकार द्वारा मजबूर किया गया था कि वह जनजाति में से एक पति चुने, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। जब जैक ने उसे पाया, जूली को पहले ही पिंजरे में बंद कर दिया गया था। जैक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मजबूत दरवाजा हिला तक नहीं। उसने आदिवासियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी समय हेनरी भी लोगों के साथ वहां पहुंच गया। जूली जैक को हत्यारे का दोषी नहीं बनने देना चाहती थी। अंततः उसने समझौता कर लिया। इस तरह गहरे प्रेम में पड़े दोनों को मजबूरन अलग होना पड़ा। 1 साल बाद जैक लंदन लौट आया और अन्ना के साथ शादी कर ली, लेकिन यह केवल स्कूल बनाने की इच्छा पूरी करने के लिए था। उसके दिल से जूली कभी नहीं निकली। शादी के कुछ समय बाद ही वे फिर से सैंड फ्रिजन लौटने के लिए रवाना हो गए। यहाँ अब भी पहले की तरह गरीबी और गर्मी थी। रात की स्वागत पार्टी में जैक बार बार किनारे की ओर देखता रहा, जूली की झलक पाने की कोशिश में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पत्नी ने जैक के इस सामान्य व्यवहार को देखा। वो जानती थी कि जैक जूली को ढूंढ रहा है। रात में वो जैक के साथ अंतरंग होना चाहती थी, लेकिन उसने अनियंत्रित होकर जैक को जोर से काट लिया।
उसने अपनी माँ से जूली की कहानी सुनी, लेकिन इससे उसने जैक के प्रति कोई दूरी नहीं बनाई, क्योंकि इस समय जूली ने स्थानीय छोटे बे से शादी कर ली थी और उनके एक बच्चा भी था। वह चाहती थी कि वह जैक के साथ खुश रहे, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि चीजें उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेंगी। जैक जब नदी के किनारे हाथ धो रहा था तो उसने अचानक सामने जूली को देखा और उसके गोद में जो बच्चा था वह एक गोरा बच्चा था। जैक एकदम से वहीं ठिठक गया। उसे अब समझ आया कि उसकी पत्नी के मुंह से निकला बच्चा वास्तव में उसका अपना है। लंबे समय से चली आ रही यादें और बच्चे का बंधन। जैक तुरंत ही जूली और बच्चे से मिलना चाहता था। उसने छोटे बे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चुपके से जूली को ढूंढ निकाला। हालांकि पिता पुत्र का मिलन बेहद सुखद था, लेकिन वे अभी भी चुप कर ही मिल सकते थे। जब भी बच्चे की याद आती वे केवल चोरी छुपे ही मिल सकते थे, लेकिन दुनिया में कोई दीवार ऐसी नहीं होती जो हवा को रोक सके। और जैक के चोरी छुपे जूली और बच्चे से मिलने की बात छोटे बे को पता चल गई। छोटे बे ने रात के अंधेरे में जैक के कमरे में चुपके से घुसकर चाकू उठाकर जैक की जान लेने की तैयारी कर ली। अच्छा हुआ कि जूली समय पर पहुंच गई। घबराहट में छोटे बे ने केवल जैक के कंधे को घायल किया। हालांकि कोई त्रासदी नहीं हुई, लेकिन उपनिवेशवादी की हत्या के उसके इरादे का अपराध अक्षम्य था। हेनरी ने जैक को छोटे बे का स्वयं न्याय करने का निर्णय लिया और उसे फांसी की सजा सुनाने का निर्देश दिया। अगले दिन के न्यायालय में जैक ने छोटे बे के लिए अपराध का बहाना खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन मरने की इच्छा रखने वाला छोटा बे अडिग रहा। मेरे सब मैडनेस के लिए धन्यवाद। जैक के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे सबके सामने बेबी को फांसी की सजा सुनानी पड़ी, लेकिन वह दिल से इस नतीजे को नहीं चाहता था। फांसी से एक रात पहले जूली चुपके से हेनरी के कमरे में गई और जेल की चाबी चुरा ली। जब वह जेल पहुंची तो उसने पाया कि जैक पहले ही जेल का दरवाजा खोल चुका था और उसने बेबी को अपनी हथियार दे दी थी, उम्मीद करते हुए कि वह सफलतापूर्वक भाग सके। देखते हुए कि शाओ बेचा रहा है, वे दोनों भी समझ गए कि अब इस मामले में कोई वापसी नहीं है। दोनों ने अगली रात एक साथ दूर जाने का वादा किया। तुम आओगे, वे पता लगा लेंगे, वे कहेंगे कि तुम जरूर एक अंग्रेज हो। और मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं देश, भाषा या इतिहास से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। अगले दिन हेनरी ने देखा कि शाओ भाग गया है। वह जानता था कि जैक ने उसे रिहा किया था, लेकिन जैक आखिरकार उसका दामाद था, इसलिए उसने केवल गुस्सा निकालकर मामला खत्म कर दिया। लेकिन जूली इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे हेनरी के अधीनस्थों ने पकड़ लिया और उसे अपनी निजी प्रेमिका बनने के लिए मजबूर किया। जब आदमी जूली के साथ जबरदस्ती करने की तैयारी कर रहा था तो एक दयालु रसोइये ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, जिससे जूली उस दुष्ट चंगुल से बच निकली। लेकिन इस हंगामे ने उसे जैक के साथ तय समय से छुपने पर मजबूर कर दिया। जब वह तय स्थान पर पहुंची तो उसने जैक को नहीं पाया। असल में जब जैक अपनी पत्नी को विदाई पत्र लिख रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया, लेकिन अन्ना ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसके पति का जूली के प्रति प्यार अटल है। शायद उसे छोड़ देना ही सबसे सही विकल्प था। अगर वो नहीं होती तो हम खुश हो सकते थे, जानते हो, है ना? नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सिर्फ खुश रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, जानते हो। मैं वही चाहता हूँ जो तुम्हारे और उसके बीच है। अंतिम गले मिलने के बाद अन्ना ने अपने पति को छोड़ दिया, जो वास्तव में उसका नहीं था, ताकि वह सच्ची खुशी खोज सके। इस पल में वह सचमुच दुखदाई रूप से भूली थी। इसके बाद जैक बिना किसी हिचकिचाहट के बंदरगाह की ओर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज पहले ही बंदरगाह छोड़ चुका था। जब जैक निराश था तभी रसोइया ओल्फे अचानक प्रकट हुआ। उसने जैक को बताया कि जूली जहाज पर नहीं गई, बल्कि बच्चे को लेकर ऊपर की ओर चांदी की खान वाले कबीले की ओर भाग गई। उसी समय जब जूली बांस की बेड़ी पर नदी पार करने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका पीछा करते हुए हेनरी ने उसे देख लिया, लेकिन उसने उसे वापस पकड़ने के बजाय अपनी पिस्तौल उसे दे दी। अच्छा, तुम उसे जानते हो? मुझे लगता है अंततः इस क्षण पिता और बेटी अंततः मिल गए, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। बेटी को विदा करने के बाद हेनरी ने दोनों का पीछा करना बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने गुप्त रूप से अपने आदमियों को पीछा जारी रखने का आदेश दिया। जैक जूली की दिशा में खोजते हुए विशाल जंगल को पार करते हुए अंततः पहाड़ी की चोटी पर जूली की छवि देखी। आफत से बचने के बाद दोनों ने गहरे प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया, ये सोचकर कि वे अब मुसीबत से बच गए हैं और सुखी जीवन जी सकेंगे। लेकिन एक गोली की आवाज ने उनकी मिठास को तोड़ दिया। असल में हेनरी के अनुचर ने उन्हें ढूंढ लिया था। उसने दोनों को मजबूर किया कि वे उसे खंभे से बांध दें और फिर जैक के सामने अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने की तैयारी करने लगा। यह दृश्य देखकर जैक बेहद चिंतित हो गया। उसने अद्भुत ताकत से जंजीरों को तोड़ दिया और आदमी की दिशा में जोर से टकराया, लेकिन हाथों की बेड़ियों के कारण वह फिर से गिर गया। जब आदमी जैक को मारने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक उसके कंधे पर गोली लगी। जूली ने अपने पिता द्वारा दी गई पिस्तौल निकाली, लेकिन इस समय गोली अटक गई और आगे नहीं चल पाई। देखते ही देखते दोनों की जान जाने वाली थी। अचानक एक जहरीला तीर आया और आदमी की गर्दन में लग गया। असल में पहले मदद करने वाला कबीला समय पर पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। कहानी के अंत में उन्होंने इंग्लैंड लौटने का मौका छोड़ दिया और उस जंगल में रहने का फैसला किया जहां वे मिले थे और अपने बाकी जीवन को शांति से बिताने का निर्णय लिया।